हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। यूएसएस प्लेन व्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थीं। गहरे और तूफानी समंदर में नॉर्मल जंगी जहाज को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। वही यूएस नेवी की ये नई शिप लहरों को बाईपास करके पानी पर तैरती नहीं बल्कि इसके ऊपर उड़ती थी। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये इतनी एडवांस शिप थी तो फिर आखिर इसमें ऐसा क्या मसला पेश आया जो यूएस नेवी को इसे हमेशा हमेशा के लिए डिकमीशन करना पड़ा। नाजरीन, ये बात है 1960 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रही थी। हर कोई इस रेस में लगा था कि कैसे भी करके खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए। अब इस काम के लिए जरूरी था कि ऐसी चीजें ईजाद की जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया के ऊपर अपना रूप जमाया हुआ था, उनका ये रूप सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट्स की वजह से अब खतरे में पड़ चुका था। सोवियत ने ऐसी एडवांस लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी जिनका चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सबमरीन पानी के अंदर करीब 75 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थी, जबकि इस वक्त यूएस नेवी की शिप्स इससे काफी स्लो चलती थी। न सिर्फ उनकी स्पीड बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर खुद को पूरी तरह से यूएस नेवी के रेडार और सोनार स्कैनिंग सिस्टम से छुपाने की सलाहियत भी रखती थी। अमेरिका को खतरा था कि सोवियत सबमरीन उन यूएस नेवी की शिप को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती है, और अगर उनकी जंगी जहाज के रेडार पर डिटेक्ट भी हो गया तो फिर भी वो सोवियत सबमरीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जो कि तेज चलने की वजह से न सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल था बल्कि इस वक्त के मिसाइल जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल होते हैं उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी कम थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन का मामला यूएस नेवी के गिले पड़ गया था। उनसे निपटने का एक ही सॉल्यूशन था कि एक ऐसी शिप बनाई जाए जो सोवियत सबमरीन से भी ज्यादा तेज चल सके। यूएस नेवी के ऑफिशियल जो चीज ढूंढ रहे थे वो एक अकेले इंजीनियर 1906 में पहले से बना चुके थे। उन्होंने एक ऐसी बोट बनाई थी जो अंडर वाटर विंग के इस्तेमाल से काफी तेज चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग बोर्ड के नीचे लगे होते थे और जब बोट स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन वंगुस को ऊपर उठा देता था। बोट की बॉडी पानी से बाहर हो जाती जबकि सिर्फ विंग पानी के कांटेक्ट में रहते। ऐसा करने से पानी की वजह से पैदा होने वाला ड्रैग कम हो जाता था और जाहिर है बोट ज्यादा तेज चल सकती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफूल का नाम दिया गया था। 1906 में हाइड्रोफूल के इजाद के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट भी आती गए। हाइड्रोफूल का ये डिजाइन यूएस नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये बोट सिर्फ लीक में चल सकती थी जहां पानी पर सुकून होता है, क्योंकि समंदर में जहां यूएस नेवी को उनकी जरूरत थी वहां लहरें बहुत खतरनाक हो जाती है, इसलिए वहां उनके लिए तेज चलना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि यूएस नेवी ने इसी हाइड्रोफूल के डिजाइन में कुछ चेंज करने का फैसला किया। इन अंडर वाटर विंग को बिल्कुल फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। इससे पानी की लहरें बोट की बॉडी और विंग के दरमियान होती थी, जिससे ज्यादा लहरों में भी बोट अपनी तेज रफ्तार को मेंटेन रख पाती थी। इस नए डिजाइन में मसला सिर्फ एक था कि उन विंग को कैसे भी करके कंटिन्यूसली ऐसे मूव कराना था जिससे बोट की पोजीशन हर वक्त सीधे रहे। खुशकिस्मती से ये टेक्नोलॉजी भी 1960 में बना ली गई। यूएस नेवी को ये महसूस हो चुका था कि सोवियत सबमरीन से मुकाबला करने के लिए यही डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगा। इस कंडीशन में ये हाइड्रो सोवियत सबमरीन का पीछा भी कर पाएंगी। 1970 में यूएस नेवी हाइड्रोफूल के 4 प्रोटोटाइप बना चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएसएस प्लेन व्यू भी शामिल थी। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफूल शिप कहलाई जाती थी। स्लो स्पीड पे ये वैसे ही चलती थी जैसे दूसरे जंगी जहाज चलते थे, लेकिन जब इसकी स्पीड में इजाफा करना होता तो उसके हाइड्रोफाइल्स को हाइड्रोलिक जैक की मदद से नीचे कर दिया जाता था। ये 14,000 हॉर्स पावर के इंजन थे जो असल में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन थे। प्लेन व्यू इस इंजन और हाइड्रोफूल की मदद से 91 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल सकती थी, यानी सोवियत यूनियन की सबमरीन से भी 16 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा। इसके अलावा प्लेन व्यू पे एडिशनल जेट इंजन लगाने का ऑप्शन भी मौजूद था, जिससे वो हैरत अंगेज तौर पर 170 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड भी हासिल कर सकेंगी। उन सब चीजों के अलावा प्लेन व्यू में बहुत अच्छा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था जो हाइड्रोफूल को 10 फुट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके 4 हाइड्रोफाइल शिप को तैयार करवाया और उनकी कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, करीब 14 साल। और जब तक 1974 में उनको तैयार किया गया तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था। यानी हाइड्रोफूल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो तो अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। लिहाजा अब हाइड्रोफूल का काम सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के सिवा और कुछ नहीं था। इसके अलावा इन हाइड्रोफूल के नुकसानात उनके फायदे से भी ज्यादा थे। एक तो ये एक उनकी मजबूती नॉर्मल जंगी जहाज के मुकाबले में बहुत कम थी, उन पर ज्यादा वजन भी नहीं लाया जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि ये ज्यादा वेपन्स भी नहीं उठा सकेगी। ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से इस पे बहुत पैसे लग रहे थे। कल मिलाकर बात यह है कि यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट जहां किसी हद तक कामयाब हुआ, वहीं कई लोग उसके खिलाफ भी हो चुके थे। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोफूल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि नेवी का सारा बजट एक ऐसे मकसद में जाय हो जाए जो बहुत कम पीसों में भी पूरा किया जा सकता है।
इसके बाद फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई, कोल्ड वॉर का इख्तिताम हो गया और साथ ही 1994 में उन हाइड्रोफूल को हमेशा हमेशा के लिए डिकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक दौर में उड़ा करती थी, आज ऑस्ट्रिया के साहिल पे इसका मलबा लावारिस पड़ा हुआ है।